स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से लेके आई हूँ 500 से ज़्यादा बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों लोग सिर्फ स्ट्रेटजीज वीडियो देखते हैं। उसके स्ट्रेटजी वीडियो देखो आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो बताया जा रहा है वो भी तो पढ़ो। मैंने 500 के साइंस के इतने अच्छे क्वेश्चन बायोलॉजी के, मतलब 50 मिनट के अंदर 500 क्वेश्चन मैं लेके आई थी लगभग 3-4 दिन पहले, और उसमें इतने कम लोगों ने उसको देखा। लेकिन जिन्होंने अगर देखा होगा और पूरा देखा होगा और अच्छे से उन क्वेश्चन को रट लिया होगा, और आज फिर ये 500 क्वेश्चन को रट लेंगे, 2-3 दिन बाद फिर मैं 500 क्वेश्चन लाऊंगी इस तरीके से बायोलॉजी के, फिर फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, और उसके अलावा जितनी अलग अलग फैक्ट उस तरीके के मैं लेके आऊंगी। इतना जो कर लेगा ना, तो साइंस में मतलब कि 25 में कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आराम से, मतलब साइंस में 20 प्लस करना बहुत बड़ी बात होती है। तो साइंस में सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड रहो, मैं ये ओपनली चैलेंज कर सकती हूँ, बहुत मैं अच्छे से करवाऊंगी, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। बट पता नहीं क्यों लोग सिर्फ स्ट्रेटजी वीडियो देखने आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। मतलब कि यार कुछ पढ़ा रहा है इंसान, मेहनत कर रहा है, एक घंटे में टाइम दे रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज़ नहीं आए, अच्छे लाइक्स नहीं आए, क्योंकि लाइक्स से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छे कमेंट नहीं आए तो फिर मैं अब साइंस की वीडियो नहीं लेके आऊँगी। मैं ऐसे स्ट्रेटजी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो सिर्फ वही लेकर आऊँगी, नहीं तो वो भी नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा खुद एमपीपीएससी का मेंस है, एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है, और एमपीपीएस और ये क्या बोलते हैं पटवारी है, मेरा खुद जेल एएसपी का पेपर है। तो बहुत सारे ऐसे मुझे पेपर्स देने और मुझे पढ़ना रहता है, तो मैं क्यों फिर टाइम वेस्ट करूँ, मतलब जो अगर आपको टाइम देना ही नहीं है तो ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। खैर आज के नेक्स्ट 500 क्वेश्चन, 527 क्वेश्चन है आज टोटल। सेल नाम किस जो सेल है, सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिका। किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो रॉबर्ट हुक ने। सेल नाम यानी कि कोशिका का नाम, कोशिका को किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम नाम दिया? तो रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होती है वो सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है, वनस्पति कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगी, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो भोजन का ऑक्सीकरण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लास्टिड। देखो गुणसूत्र दिया है ऑप्शन में, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, गोल्जी का दिया है, लेकिन आप माइटोकॉन्ड्रिया मत लगा के आना, इसका आंसर है प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम्स में होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। यही पे मैं क्लियर कर दूं कि जो कोशिका झिल्ली होती है, यह सबसे बाहरी आवरण किसका होता है? कोशिका जंतु में। जंतुओं में जो कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनकी कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति का होता है। तो यहीं पे आप लोग दोनों में डिफरेंस देख लेना। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रदिव्य जालिका। इसी को इंग्लिश में क्या कहलाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित, एक मिनट, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रदिव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन निर्माण का एक सक्रिय स्थल है तो राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग यानी कोशिका का अंग, कौन सा कोशिका का अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये सभी पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति तीनों केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है तो माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णीय लवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ों की कोशिकाओं में। जो अवर्णीय लवक यानी कि जो रंग नहीं प्रदान करते हैं, जिनमें वर्ण नहीं होता या रंग नहीं होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार की जो आकर्षक रंग प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन करते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइसोसोम। लाइसोसोम को या लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम में ऐसा क्या पाया जाता है? ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो हाइड्रोलाइटिक अम्ल या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें पाया जाता है? लाइसोसोम में। 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा दी थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने? तो स्लाइडेन एवं टी स्वान। स्लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, और उसमें यह बताया था कि जो जितने भी जीव हैं वह कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, क्योंकि पशु कोशिका में या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी गाय का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्रावी। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो सेंट्रियोल जो है डीएनए रखता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो राइबोसोम, पहले ही बता चुकी हूँ, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदिव्य जालिका। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एपोप्टोसिस। प्रोग्राम डेथ सेल का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक जो है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता। लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं? तो अंतः कोशिकाओं के पाचन में लाइसोसोम कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारिग्राम। अब देखो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में, और यह कैसी होती है? पारिग्राम होती है। और जो झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, वो जंतु कोशिका में पाई जाती है और वह अर्ध पारिग्राम। कोशिका भित्ति पारिग्राम होती है और अर्ध पारिग्राम कौन होती है? कोशिका झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो क्रिस्टी। ऐसे होता है क्रिस्टी, ऐसे मुड़े मुड़े होते हैं। जो ये मुड़ा वाला पार्ट होता है वही क्या कहलाता है? वलन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो भीतरी वाला जो वलन मुड़ा वाला पार्ट ही क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो जीवाणुओं में, यानी बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोटिक होते हैं कोशिकाएं उनमें अनुपस्थित होता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरुकंजे ने किया। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरुकंजे ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो हक्सले का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? हक्सले का। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए के द्विहेक्सिल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया या प्रस्तावित किया? तो वाटसन तथा क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की? ब्राउन ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रक द्वारा। गुणसूत्र शब्द का किसने प्रदान किया? तो वॉलियर। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज आप लोग रट लेना। बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब पेपर के सामने क्वेश्चन फंसेंगे, पेपर में आएंगे तो आप दिल से धन्यवाद बोलोगे, रटते जाओ प्लीज। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रक के द्वारा। गुणसूत्र किसने शब्द प्रदान किया? तो वॉलियर ने। अंतःप्रदव्य जालिका यानी ER की खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल तथा रस्का ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो ओफियोग्लोसस में। इन सभी के ऑप्शन के हिसाब से सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र ओफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये किससे बना? तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य से बना होता है, केंद्रक द्रव्य से एवं अन्य कोशिकांश से बना होता है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कौन सी सबसे छोटी कोशिका है? तो माइकोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका है। फिर कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो देखो सही कौन कौन से, पहले वो पढ़ लेते हैं कि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, सही है। इसमें फोर्थ क्या दिया हुआ है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये गलत है। कि अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार की जिस तरीके से आवश्यकता होती है उस प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग मतलब बनाई जाती हैं या निर्मित होती हैं। तो इस तरीके से ये वाला अभी और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, एक मिनट। फिर निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा अर्ध पारिग्राम है? तो मैंने बताया कोशिका झिल्ली अर्ध पारिग्राम होती है। कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो कैल्शियम। कैल्शियम जो है वह कोशिका भित्ति का यानी पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ स्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है यानी केंद्रक में होता है, और उसके अगर बाहर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी गाय से। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम किससे बनता है? कौन से कोशिका के अंग से बनता है? तो लाइसोसोम्स में बनता है। वह कोशिकांग कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान है? तो कोशिकाओं में। जैसे कि ईंटों से एक इमारत बनती है वैसे अलग अलग कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? पूरा शरीर बनता है धीरे धीरे। अब आते हैं पारिस्थितिकी। देखो साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, बट ये जो पारिस्थितिकी वाला चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस में आता है। पर्यावरण का एक चैप्टर है, बट ये एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर हम पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है पर्यावरण में इसके अलावा। तो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया? पारिस्थितिकी शब्द को रिटर ने प्रतिपादित किया। और पारिस्थितिकी है क्या? किसके बीच का संबंध? तो जीव और उनके आसपास के वातावरण। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रिटर को जाता है। और पारिस्थितिकी है क्या? तो जो जैसे हम हो गए और हमारे आसपास का वातावरण। स्वपारिस्थितिकी क्या है? व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने दी? तो टेंसले। देखो सिर्फ पारिस्थितिकी आए तो रिटर है, और पारिस्थितिकी तंत्र आए, तंत्र यानी ता से स्टार्ट होता है, और ये टेंसले टा, तो टीटी। पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया? टेंसले ने दिया। परितंत्र शब्द का, एक मिनट, परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक। जैविक घटक में कौन है? जैसे हम, मानव हो गया, पेड़ पक्षी पौधे जानवर, मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है वो जैविक घटक है। और अजैविक जैसे पहाड़, नदियाँ, हवा, पानी, ये सब अजैविक घटक है। ठीक है। कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? तो जल अजैविक घटक है। बाकी मानव, क्लोरेला, जीवाणु, ये सब जैविक घटक है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो पहले उत्पादक कौन कहलाते हैं? पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता जैसे हम उपभोक्ता हो गए, और अपघटक क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे अपघटक होते हैं जो मरे हुए मृत शरीर को भी धीरे धीरे वो खत्म कर देते हैं। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। सॉरी।
प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, शाकाहारी। उत्पादकों का कार्य क्या होता है? तो सौर ऊर्जा को उत्पादक लेते हैं, ग्रहण करते हैं और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन? प्राथमिक उत्पादक यानी पेड़ पौधे। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है किसकी? प्राथमिक उत्पादकों की। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? प्राथमिक उत्पादकों की, यानी पेड़ पौधों की। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव होता है, यानी कि जो धीरे धीरे घटते हैं भूमि या मिट्टी का जो घटाव होता है वो क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनों को उगाने के द्वारा। बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा में। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोफेरा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? तो राइजोफेरा। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? लवणोद्भिद वनस्पति। लवणोद्भिद वनस्पति, देखो समुद्र का पानी खारा होता है यानी नमकीन होता है, तो उसके किनारे की जो वनस्पति कैसी कहलाएगी? लवणोद्भिद वनस्पति। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? तो शुष्कोद्भिद के लक्षण है। मरुद्भिदों में लंबा मूलतंत्र क्यों होता है? मरुद्भिदों यानी कि मरुस्थलों में लंबा मूलतंत्र, जो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो लंबे गहराई तक क्यों होती हैं? क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने में जो जड़ें हैं गहराई तक चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी जो होता है, पानी का स्तर बहुत नीचे होता है, तो जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी चाहिए होता है, तो वो बहुत नीचे तक पानी की खोज में उनकी जड़ें चली जाती हैं, है ना। यदि संसार में सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण जीव जंतु मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। ये तो अंडरस्टूड है। अधिपादप या एपीफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है। देखो आपको बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तीनों में ना कुछ शब्दों के इंग्लिश भी आने चाहिए। तो जैसे कि पारिस्थितिकी हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है व्यापम में सीधे सीधे इंग्लिश वर्ड भी दे देते हैं ना। तो अधिपादप या फिर उसको क्या कहते हैं? एपीफाइट्स। कहाँ पे आ जाते हैं? जहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है। यहाँ पे थोड़ी सी बहुत क्लियर आई थिंक नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं पढ़ती चल रही हूँ। मर्मिकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का किसके बीच? चींटियों के बीच। तो चींटियों और पुष्पी पादपों यानी फूल वाले जो पौधे होते हैं एवं चींटियों के बीच कुछ संयोजन होता है, संबंध होता है, वह संबंध क्या कहलाता है? मर्मिकोफिली। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहलाता है? सागर। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर होता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा, यानी कि वनों को लगा के मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या हो जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि जो मांसाहारी होते हैं वो किसमें आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से। तो अंडरस्टूड है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण? तो एक जीव से दूसरे जीव। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि एक जीव को दूसरा जीव खाता है। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं एक जलीय पौधे को, यानी हाइड्रोफाइट्स पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं। कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो करील का पौधा मरुद्भिद है, यानी जो मरुस्थल में उगता है। अजैव अवयव, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। क्या होते हैं जैव अवयव? मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि बिना मिट्टी के ही वो सिर्फ पानी में उगते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो शब्द जहाँ पे आ जाए समझ लेना वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे? पानी से, वाटर से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो यौगिकीकरण कौन है? तो हरे पौधे हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र में कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3%। देन है नेक्स्ट है मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिण 24 परगना का सजन खाली जंगल। मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट्स क्या कहलाते हैं? मतलब ये मैंने बता दिया है कि जो पानियों में उगते हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो निर्भर करते हैं अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, किस लिए? तो यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय या फिर फाइटोट्रॉन एक सुविधा होती है। पादपालय क्या होता है कि नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। ये नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, वह स्थान क्या कहलाता है? पादपालय कहलाता है। एक आग पेज आपको कुछ क्लियर नहीं दिखेगा, बाकी आगे क्लियर दिखेगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगी, आप प्लीज देखते जाओ कंटिन्यू। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि पर्यावरण के लिए हितकारी है, ना कि हानिकारक है, ठीक है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो अधिकांश मरुस्थलीय पौधे हैं वो रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, यानी उनमें जो फूल है रात्रि के समय लगता है। क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। तो जो मरुस्थल के जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो रात्रि के समय सक्रिय होते हैं और रात्रि के समय इसीलिए फूल लगते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। और जल में पैदा होने वाले क्या कहलाते हैं? एपीफाइट्स। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रीनेल्स ने। वेरी इंपॉर्टेंट। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया? तो ग्रीनेल्स ने। कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है? तो महासागर सबसे स्थिर और सबसे बड़ा है, स्थिर भी है, बड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से 3R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो कम करना, मतलब कि प्रदूषण कम करना, यानी कि रिड्यूस करना, फिर पुनः प्रयोग करना, रीयूज करना एवं पुनः चक्रित यानी रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये 3R है, पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। सामाजिक वानिकी क्या होता है? तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना ही सामाजिक वानिकी है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था।
राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो लखनऊ में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ है, लखनऊ में है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो धान का खेत, जो धान का खेत है उसे मानव ने बनाया है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु का, जो मैं ऐसे डबल टिक यहाँ पे ऐसे करती जा रही साइड में, वो बात तो समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु का, जो संकटग्रस्त है पादप, पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों का। ऐसे देखो यहाँ पे सिर्फ जीव जंतु दिया है, यहाँ पे सिर्फ पादप दिया है, तो ऐसा नहीं, दोनों का, संकटापन्न पादप का भी और जीव जंतु दोनों का रेड डाटा बुक में विवरण दिया गया है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देते हैं जो कैसे हैं, संकटापन्न है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है, तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। एक तो झूम खेती जैव विविधता के लिए खतरा है और प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश भी जैव विविधता के लिए खतरा है। नेक्स्ट, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा प्रमुख कारण है, तो वनोन्मूलन, वनों का बहुत ज़्यादा उन्मूलन हो रहा है, वही सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है भारत में। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों पे और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है, मानव की गतिविधियाँ। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है उसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, क्या कहलाता है, फाइकोसाइनिन। तो वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, क्या कहलाता है, फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो गेंडा के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्योग्राफी में भी आएगा काजीरंगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो वन कटाई के विरुद्ध था, क्या, चिपको आंदोलन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इको मार्क क्या होता है कि पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण। इको मार्क भारतीय उत्पादों यानी भारतीय वस्तुओं पर लगाया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं, सिवाय ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव के। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी सोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है 9.0 ppm पर, यानी कि ओजोन जो है 9.0 ppm जब इतनी सांद्रता पर हो जाता है तो श्वसन रोग संबंधी रोग उत्पन्न करता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायसिंथ। जल हायसिंथ करके एक पादप है जो कि सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला है, जल हायसिंथ। किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, तो लकड़ी काटने से। बाकी जो है वन रोपण, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, इन सभी से क्या होगा, संतुलन ज़्यादा होगा। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे, किसकी कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। अब देखो नीरी पर्यावरण से रिलेटेड उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो क्या कहते हैं, स्वास्थानी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब पादप विविधता को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है तो कहलाता है स्वास्थानी। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है, तो मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीवित होते उत्पादक। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में कौन जीवित होते हैं, उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। इसका क्षेत्रफल, इसका हेडक्वार्टर नीरी का कहाँ है, तो नागपुर में है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। जब वैश्विक तापन बढ़ेगा यानी ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो क्षेत्र हिमानी क्षेत्र के जितने भी हिम छत्रक है वो पिघलेंगे, और जब पिघलेंगे तो जो मैंग्रोव के जो ये क्षेत्र है, मैंग्रोव वाले क्षेत्र, वो जलमग्न हो जाएंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो जल विद्युत, ठीक है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। दो भिन्न समुदायों, अलग अलग दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र, जैसे एक क्षेत्र ये हो गया, एक क्षेत्र ये हो गया, तो संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, जो दोनों में कॉमन होती है, इसको क्या बोलते हैं, इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी पदछाव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। पदार्थों में कौन सा ओजोन रिक्तिकारक है, तो 1 2 3 मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन्स जितने भी हेलोजेंस होते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी ओजोन रिक्तिकारक हैं, यानी ओजोन के बढ़ने वाले कारक हैं, बढ़ाने वाले कारक हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं, तो बी और 1 मिनट क्या है क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं या उत्तेजनशील माने जाते हैं, तो केवल 1 और 3 यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उत्तेजनशील माने जाते हैं।
पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण के लिए, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए आर्द्र भूमि इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है सी वाला। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। एमपी वालों की तो और इंपॉर्टेंट है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। बाकी तीनों सही है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है। हिमालयी पर्यावरण को विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है। बस सी वाला गलत है, जो कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है, भोपाल में है। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला थी को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ये अभी एमपीपीएससी में लास्ट ईयर 2020 का जो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उस वाले में आया था कि कौन सा कथन सही है। तो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। और मैं एक बात आपको बता दूं, बीच में थोड़ी सी 2 मिनट के लिए ब्रेक चाहूंगी कि मेरा जो है पीएससी इस बार जो क्लियर हुआ है 2020 का भी क्लियर हुआ है, 21 का भी प्रीलिम्स का क्लियर हुआ है। तो सिर्फ मैंने 21 वाले में विश्वास मानिए, मेरा 19 जून को ही एक और पेपर था यूपी का लेखपाल का, तो मैंने सोचा था कि इस बार का मैं प्रीलिम्स स्किप कर दूंगी क्योंकि मुझे जॉब सिक्योर करना था। और 20 वाला तो निकला ही था, मैंने मीन्स ऑलरेडी लिख चुकी थी मैं, तो मुझे लग रहा था पहले जॉब सिक्योर कर लेते हैं। बट इत्तेफाक से क्या हुआ कि 1 जून को मेरा जो यूपी वाला पेपर है वो पोस्टपोन होकर जुलाई में चला गया। तो मुझे वो 17-18 दिन मिल गए थे, 17-18 दिन लगभग मिले थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और मेरी जो ये वाली बुक है ऑब्जेक्टिव और ल्यूसेंट की थ्योरी दोनों बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं अच्छे से पढ़ ली थी, उसको पहले से ही पढ़ी हुई थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस उन्हीं को फिर से रिवीजन करा उतने टाइम में, और एमपीजीके का बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जो मैंने पहले ही पढ़ा वही पढ़ा बार बार 17-18 दिन में, और मैं अच्छे से मतलब करके आई और अच्छे से कट ऑफ क्लियर हुआ मेरा। और बाकी जो मेरे अदर फ्रेंड्स है 5-5, 6-6 महीने पढ़ के भी नहीं कर पाए। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत जीनियस हूँ, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ ये वो, बट मैं ये कह रही कि इस बुक की ये इतनी ज़्यादा मतलब इस बुक की हैसियत है कि इसको पढ़ के आप एक बार जाओ पटवारी में, तो साइंस में आपकी वैल्यू इसकी पता चलेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह गैस कौन है? यानी ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं? तो नाइट्रोजन नहीं है। बाकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। मीथेन में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मीथेन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है बल्कि मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है खुला तंत्र होता है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से बना होता है, सही होता है। यह अपनी स्वयं की इसकी उत्पादकता होती है, यह भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र, यह भी सही है। लेकिन यह बंद तंत्र होता है, यह गलत है, बल्कि यह खुला तंत्र होता है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है मानव, क्योंकि हम मांसाहारी भी हैं और मतलब शाकाहारी भी हैं। सॉरी। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण, इसमें से देखो, घास को खाएगी बकरी और बकरी को खाता है मानव। तो आहार श्रृंखला का ये तीनों क्रम सही है ऊपर वाले। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में, हम पढ़ चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1973 को। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 को। फिर कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला को दर्शाता है? तो घास, बकरी और मानव। इस तरीके से ये भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रदूषण पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे यार, रटते जाओ प्लीज। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है लाइकेंस तथा मॉस। जो लाइकेंस होते हैं और मॉस होता है वो दोनों विश्वसनीय संकेतक है जिसके वायु प्रदूषकों के। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, तो ये पीवी किसका सिंबल है? लेड का। तो जो लेड होता है वह मानसिक रोग पैदा करता है। क्यों? मोटर कार से ये उत्पन्न प्रदूषक है लेड, जो कि मानसिक रोग पैदा करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक प्रदूषक है जो क्या करता है? हीमोग्लोबिन से संयोग करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एक प्रदूषक है जो कि क्या करता है? हीमोग्लोबिन से संयोग करता है। मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मुख्य वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में मुख्य वायु प्रदूषक है CO एवं SO2। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, लेकिन वह वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। हरित गृह गैसें यानी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, CH4, NO2। ये सारी गैसें कौन है? हरित गृह गैसें हैं। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह प्रदूषकीय गैस तो नहीं है, लेकिन हाँ ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है स्वतः चालित वाहन, यानी ऑटोमेटिक जो वाहन होते हैं चलने वाले, वो सबसे ज्यादा प्रदूषण का प्रमुख कारण होते हैं। कहाँ? मेट्रोपॉलिटन नगर में। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो रबर जो है निम्नीकरण है। कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो रबर जैव निम्नीकरण है। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो वाहित मल जैव विघटित है।
निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है? तो सीसा क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है शीशे से। फिर कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है एवं हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो कैडमियम। ये कौन से वायु प्रदूषक क्या करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होते हैं शीशे की वजह से। लेड क्या करते हैं? मानसिक रोग को पैदा करता है। कैडमियम क्या करता है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। कौन? कैडमियम। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियता रोग होने का कारण क्या है? सिलिका है। लोहा मत लगा के चले आना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है तो जीवों के श्वसन से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किससे हुआ है? तो जीवों के श्वसन से। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है मथुरा तेल शोधनशाला के निकलने वाले वायु प्रदूषकों से। मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। कहा जाता है कि जो ताजमहल है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर आखिर है क्या? तो अम्लीय वर्षा होती है जो मार्बल का क्षरण करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर यानी O3 परावैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई पारद यानी पारद का होता है पारा यानी मरकरी, तो पारा की वजह से मिनी माता रोग होता है। जल प्रदूषक को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है। DDT क्या होता है? तो अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से क्या होता है? त्वचा का कैंसर। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। यदि जल की प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहे तो जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। घुली हुई मात्रा में यानी कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा होगी नदियों में जल का प्रदूषण उतना ही कम होगा, विपरीत होता है। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है O2 की घुली हुई मात्रा से। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ऑक्सीजन जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है। प्रकाश रसायन स्मोग इस आम प्रक्रिया का परिणाम है। जो प्रकाश रसायन स्मोग है वह किसका परिणाम है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O3 यानी ओजोन तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो प्रकाश रासायनिक स्मोग बराबर NO2 + O3 + परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो H2 हाइड्रोजन वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। बाकी CO, NO2 और SO2 है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर रूप में। निम्नांकित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण? तो जेट उड़ान जो होता है वह सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण वेरी इंपॉर्टेंट अभियांत्रिकी संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? परजैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? परजैविक। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तो समुद्र तल में वृद्धि, क्योंकि वैश्विक तापन जब होगा तो जो हिम छत्रक है वह पिघलेंगे और उसकी वजह से समुद्र तल में वृद्धि होगी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, तट रेखा में भी परिवर्तन होगा। तो उपयुक्त सभी होगा। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषण करती है किसका? अल्ट्रावायलेट किरणों का, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो तेजाब वर्षा किससे किससे होती है? नाइट्रस ऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से। हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना ही हरितगृह प्रभाव होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो कागज जैव निम्नीकरण है। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है OT परत को पतला करके। जो पराध्वनिक जेट है वो प्रदूषण कैसे पैदा करता है? किसको पतला करके? तो O3 की यानी ओजोन की परत को पतला करके। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो वाहितमल जो है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट। जो पैन होता है PAN उसका फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। वो क्या होता है? गौण प्रदूषक होते हैं। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो कैडमियम के द्वारा जो जल प्रदूषण होता है, कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा का प्रयुक्त किया जाता है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा? वात स्फीति। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ग्रीन पीस। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? आर्सेनिक। तो जो आर्सेनिक होता है वह भूमिगत जल को प्रदूषित करता है।
देखो इस कौन से प्रदूषक हैं और अपने जो मानव अंग है उनमें से कौन सा किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो एस्बेस्टस धूल है वह फेफड़े को प्रभावित करता है, जो सीसा होता है, लेड होता है, वो माइंड को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मरकरी जो है वो उदर यानी हृदय को प्रभावित करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। देन नेक्स्ट है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है। तो निक्षालक। जो भूमिगत जल जो बहता है उनके साथ जो बहने वाले प्रदूषक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, निक्षालक कहा जाता है। भारत के कुछ भागों में पेय जल में कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। तो आर्सेनिक पाया जाता है और फ्लोराइड। ये दोनों भारत के कुछ हिस्सों में जो पानी वाला पीने योग्य जो पानी होता है उसमें कौन कौन से दो प्रदूषक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आर्सेनिक और फ्लोराइड पाए जाते हैं। अब जंतु विज्ञान की शाखाएं, ये जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव त्वचा का अध्ययन क्या करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या कहते हैं, जो मानव त्वचा या जो ह्यूमन स्किन होती है उसका अध्ययन करती है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी। प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी क्या कहलाता है, पेलियोंटोलॉजी क्या कहलाता है, जीवाश्म का अध्ययन। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी, फिर से पढ़ो, लेपिडेटेरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है, पक्षियों का। हिस्टोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, ऊतक से। ऊतक क्या होता है, टिश्यू। तो टिश्यू का या फिर ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रोमेटोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉन्कोलॉजी। जो मोलस्का समुदाय के जितने भी जंतु हैं उनके कवच का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉन्कोलॉजी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स। यानी मनुष्य के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, उनको सुधारने से उनकी नस्ल को भी सुधारा जा सकता है, और ये क्या कहलाता है, यूथेनिक्स। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहता है, एंडोक्राइनोलॉजी। जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है उनको अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की एक शाखा होती है उसको क्या कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, यानी कि अनुवांशिकता के नियम का उपयोग करके मानव जो संपूर्ण मानव प्रजाति है उनकी उन्नति किस तरीके से होती है उसका अध्ययन जो करता है उसको क्या कहा जाता है, यूजेनिक्स। यूथेनिक्स और यूजेनिक्स दो अलग हैं, तो आप दोनों को याद रखना। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, एंटोमोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके जंतु की बाह्य आकृति कैसी होती है और उनकी संरचना कैसी होती है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि आकृति जंतु की कैसी है, बाह्य आकृति, और उनकी संरचना कैसी है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो जेनेटिक्स कहलाता है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहलाते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ऊतकों की रचना के अध्ययन के से संबंध जो विज्ञान होता है वो हिस्टोलॉजी पढ़ चुके हैं। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है, तो स्नायु तंत्र। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, वृद्ध। जो जेरोंटोलॉजी है वो किसका अध्ययन है, तो वृद्धों का अध्ययन है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, जेरोंटोलॉजी। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो शिशु रोग। जो बच्चों में रोग होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, पीडियाट्रिक्स। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, तो अनुवांशिकी के लिए। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, अनुवांशिकी के लिए। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑन्कोलॉजी है किसका अध्ययन है, कैंसर के लिए। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। अनुवांशिकी किससे संबंधित है, तो अनुवांशिकता से संबंधित है क्या, अनुवांशिकी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। जो ब्लड में एंटीबॉडी होती है एवं एंटीजन होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध है शरीर संरचना और वातावरण से। एरनियोलॉजी का संबंध किससे है, तो मकड़ों का अध्ययन। जो मकड़े होते हैं, जो मकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, एरनियोलॉजी। एरनियोलॉजी क्या कहलाता है, मकड़ों का अध्ययन। अब प्राकृतिक वर्णवाद किससे संबंध था, तो चार्ल्स डार्विन से। प्राकृतिक वर्णवाद या नेचुरल जो सिलेक्शन था वो किससे संबंध था, चार्ल्स डार्विन से। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, तो मेंडल है। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, कॉर्नबर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, कॉर्नबर्ग ने। प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मैकलिंटॉक। प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मैकलिंटॉक। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है, लेमार्क। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है, तो लेमार्क हैं।
जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। अरविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो चिकित्सा के क्षेत्र में अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला। प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया? तो डार्विन ने। डार्विन किससे संबंधित है? प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत दिया डार्विन ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनेक ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनेक ने। एडवर्ड जेनर ने किस रोग से जुड़े हैं? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। वह वैज्ञानिक कौन है? 1 मिनट। वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड परिसंचरण की व्याख्या की? तो हार्वे। तो ब्लड परिसंचरण की जनक या फिर ब्लड परिसंचरण की व्याख्या किसने की? तो हार्वे ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, एमपीपीएससी में भी आ चुका है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वॉटसन एवं क्रिक। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वॉटसन एवं क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो डार्विन द्वारा। जो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन द्वारा। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने? तो स्लाइडन एवं टी स्वान ने। देन डीएनए की संरचना वॉटसन एवं क्रिक ने दी। डीएनए की संरचना किसने दी? वॉटसन एवं क्रिक ने। एबियो रक्त समूह किसने दिया? कार्ल रैंड स्टीनर, यानी रक्त समूह की खोज कार्ल रैंड स्टीनर ने दी। जंपिंग जीन किसने बताया? बारबरा मैक्लिनटॉक ने। एंड रेगुलेटरी जीन किसने बताया? जैकब एवं मोनार्ड ने। तो आपको ये रट लेने हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो बेटसन ने आनुवंशिकी शब्द दिया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1 मिनट। तो ए गलत है। कुष्ठ रोग का उपचार जोसेफ लिस्टर द्वारा नहीं किया गया। बाकी जॉन ई सॉल्क ने पोलियो के विरुद्ध टीका का खोज किया। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की एवं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज ली। तो जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया, यही गलत है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो लिस्टर। देखो, लिस्टर ने कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया, बल्कि जोसेफ जो लिस्टर जी हैं वो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? तो रेबीज रोधी टीके की। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? रेबीज रोधी टीके की। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? फ्लेमिंग। प्रथम एंटीबायोटिक है क्या? तो इंसुलिन ही प्रथम एंटीबायोटिक है और उसकी खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? वही फ्लेमिंग ने। बायोलॉजी के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? अरस्तु। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने। और मलेरिया के टीके की खोज भी उन्हीं के द्वारा की है। किसके द्वारा? रोनाल्ड रॉस ने। लेप्रासी बैसिलस का आविष्कार किसने किया? तो हैंसन ने। लेप्रासी बैसिलस का आविष्कार किसने किया? हैंसन ने। अब देखो, एडवर्ड जेनर टीकेकरण की खोज, वॉटसन ने द्विकुंडली दिया था, लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की खोज की एवं फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो लैंड स्टीनर। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो FG बैटिंग। हाँ सॉरी, मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया था कि जो इंसुलिन का आविष्कार बैटिंग ने किया था और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने। ठीक है। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो अर्नस्ट हैकले ने। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था? अर्नस्ट हैकले ने। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने दिया? एडवर्ड जेनर ने। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हाइनोमैन। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हनीमैन। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मेयर ने। हिस्टोलॉजी क्या होता है कि टिश्यू या फिर ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एप्थियोलॉजी। एप्थीलियम जो ऊतक है, एप्थीलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक जो है शरीर की सुरक्षा का कवच का कार्य करते हैं? तो एप्थीलियम ऊतक। फिर कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो एप्थीलियम ऊतक ही घाव भरने में सहायक होते हैं। शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी है तो वसा में ऊतक। जो वसा में ऊतक है शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी है। सेबियम ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? तो स्तनधारियों की त्वचा के इर्मिस में। जो सेबियम ग्रंथियां होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं? तो स्तनधारियों की त्वचा के डर्मिस में। ठीक है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर? मनुष्य की जो त्वचा होती है सबसे मोटी होती है तलवे पर। फिर 7वां क्वेश्चन है कि लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। कौन सी ग्रंथियां आंसू को स्रावित करती हैं फिर आंसू निकालती हैं? तो लैक्राइमल ग्रंथियां। लैक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो आंसू। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्यों? क्योंकि उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। जो उपचर्मीय स्तर होते हैं उनमें लचीलापन कम होने लगता है, जिसकी वजह से वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। तंत्रिका ऊतक की या तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है? इकाई क्या है? न्यूरॉन है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। लिगामेंट एक रचना होती है अस्थि को अस्थि से जोड़ने में। लिगामेंट एक रचना होती है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? लिगामेंट। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वसा में ऊतक का। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा ऊतक की अधिकता से मोटापा होता है।
कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त, जो ब्लड है वो एक टिश्यू है, ब्लड क्या है? एक टिश्यू है, ऊतक है, ठीक है। बायोप्सी किससे संबंधित है? तो परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना बायोप्सी कहलाता है। किसी भी परीक्षण के लिए, मतलब बॉडी की परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना बायोप्सी कहलाता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में। मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक में। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। हैवर्सियन तंत्र किसमें पाया जाता है? स्तनियों की अस्थियों में। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन से। दांत किससे बने होते हैं? डेंटाइन से। दांत का शिखर किसका बना होता है? तो एनामल। जो दांत का सबसे ऊपरी पार्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड पोर्शन होता है हमारे बॉडी का, वो किसका बना होता है? एनामल होता है वो। नाभि रज्जु है प्रोण संयोजी ऊतक। नाभि रज्जु कैसा होता है? तो प्रोण संयोजी ऊतक है। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? तो एडिपोसाइड। प्राणियों में एडिपोसाइड में संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो केरेटिन के। केरेटिन ऊतक के नख, यानी जो हमारे नेल होते हैं और जो खुर होते हैं, सींग जानवरों के होते हैं, वो सब केरेटिन के बने होते हैं। आरएच कारक ने अपना नाम किस जानवर से लिया? तो बंदर से। जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका तंत्र। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका तंत्र ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90%। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक ऊतक होता है, ऊतक में भी कौन सा? तो संयोजी ऊतक होता है। अनुवांशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं? मेंडल कहे जाते हैं। अनुवांशिकी की इकाई है जीन है। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कैसे होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। जीन है क्या? डीएनए का भाग है, जो कि अनुवांशिकी की इकाई है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? खुराना, हरगोविंद खुराना जी। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल व टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने। जीन को व्यक्त किया जा सकता है अनुवांशिकता की इकाई, उत्परिवर्तन की इकाई एवं डीएनए का एक भाग, यानी उपरोक्त सभी की तरह से। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? जोहानसन। यानी जीन जो शब्द है उसको, जीन शब्द को लाने वाले कौन से वैज्ञानिक है? जोहानसन है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है। सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया? तो हरिगोविंद खुराना ने किया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं, जो मुख्यतः जीन के माध्यम से होती हैं। तो जो वंशानुगत विशेषताएं हैं, जैसे कि किसी के मम्मी पापा लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे। वो किसकी वजह से, वो जो विशेषता है किसकी वजह से ट्रांसफर होती है? तो जीन्स के माध्यम से वो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो वो विशेषताएं भी माता पिता से बच्चों में चली जाती हैं। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो अनुवांशिकता विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, दोनों वजह से माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 23। टोटल क्रोमोजोम्स 46 होते हैं, लेकिन जो द्विगुणित यानी कि जो पेयर्स में होते हैं तो 23 पेयर होते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो पिता के द्वारा। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का Y व स्त्री का X। मनुष्य के कौन से क्रोमोजोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का Y एवं स्त्री का X। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो वर्णांधता जो है वो लिंग संलग्न रोग है। लाल हरा वर्णांधता होने का कारण है X गुणसूत्रों की वंशागति। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थप्पा नहीं जमता। जो हीमोफीलिया है वह एक जेनेटिक रोग है जिसमें क्या होता है कि जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका थक्का नहीं बनता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरानोपिया के रूप में। यानी प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानोपिया क्या कहलाता है? लाल हरी वर्णांधता रोग। एक वर्णांधता पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ है, तो संतानों में क्या होगा? एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ है, तो संतान क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध होंगे। यानी कि पुरुष जो है वर्णांध है और जो महिला है सामान्य है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि कुछ पुत्र यानी आधे पुत्र वर्णांध होंगे। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जीन शब्द किसने बनाया था? WL जोहानसन ने जीन शब्द बनाया था। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है हरा, और हरा रंग दिखाई देता है लाल। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? तो होमोफिलिया। यानी कौन सा रोग अनुवांशिक है? तो हीमोफिलिया। डीएनए अंगुली छाप यानी डीएनए जो फिंगरप्रिंट है तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो विवादित जनकता के लिए।
गुणसूत्र में क्या होते हैं, तो डीएनए होते हैं एवं प्रोटीन्स। जो क्रोमोजोम्स होते हैं या फिर गुणसूत्र होते हैं उनमें डीएनए एवं प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो माता पिता की, बलात्कारी की, चोर की, यानी इन सभी की। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जा सकता है, तो अनुवांशिकता का और विचरण का। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से, क्रोमोजोम में बदलाव से, यानी उपयुक्त सभी से। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोजोम का विवरण क्या है, तो 44A + XO। टर्नर सिंड्रोम वाला जो एक रोग होता है उसका जो लक्षण है क्रोमोजोम के 44A + XO। अब आया उद्विकास। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लेमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागत। वेरी इंपॉर्टेंट। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, लेमार्क ने। और लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया, लेकिन जीवों के प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का चयन का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने। ये आपको अलग अलग याद रखने हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने दिया, डार्विन ने। उत्परिवर्तन के जन्मदाता कौन है, डी ब्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, डी ब्रीज। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। समरूप अंग वो होते हैं जो देखने में समान ना हो, आकृति में समान हो, लेकिन उनके जो कार्य हो वो समान हो, तो समरूप अंग कहे जाते हैं। समजात अंग क्या होते हैं, जो रचना में समान होते हैं, यानी आकृति या देखने में समान होते हैं, वे समजात अंग होते हैं। वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन के क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इनसे संबंधित नहीं है, तो जीवन संघर्ष समाधान इनसे संबंधित नहीं है। बाकी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव एवं नए अंगों का आविर्भाव, ये सभी लेमार्क से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया, तो अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग डार्विन द्वारा ये सिद्धांत नहीं दिया गया। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो सामने वाले चपटे दांत होते हैं वे अवशेषी अंग नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं अवशेषी अंग हैं। अवशेषी अंग क्या होते हैं कि जो हम जैसे कि आदि मानव से मनुष्य का विकास होता चला आ रहा है, तो लेकिन कुछ अंग ऐसे होते हैं जिन्हें हम अब यूज नहीं करते हैं और वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, वही होते हैं अवशेषी अंग। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया, तो डी ब्रीज। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया, डी ब्रीज ने दिया। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाते हैं, समजात अंग। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जा सकता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। जीवन की उत्पत्ति हुई जल में। जीवन की उत्पत्ति किसमें हुई, जल में। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी, तो ऑक्सीजन। जब हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है जल में पाई जाती थी, क्योंकि जल का जो फॉर्मूला है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता था। तो ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी, बल्कि जल के रूप में ही पाई जाती थी। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी क्या है, बंदर है। मनुष्य में अवशेषी अंग है कर्णपल्लव पेशियां, मनुष्य में अवशेषी अंग है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, तो सबसे पहले सालामेंडर आया, फिर अजगर आया, फिर कंगारू आया। प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो लेमार्क के द्वारा। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं, समवृत्ति। पक्षियों और कीटों के पंखों की तुलना कैसे की जा सकती है, समवृत्ति। जना आज के लिए लास्ट चैप्टर, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं, एक मिनट, लगभग 176, बहुत ही कम टाइम में करते हैं। चलिए 10 मिनट और लगेगा। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो पोरीफेरा। मलेरिया परजीवी यानी कि जो प्रोटोजोआ होता है मलेरिया का, तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो पोरीफोरा। किसकी आकृति निश्चित नहीं होती, तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती। चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम। ये वाला चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखने आपको सभी हैं, बट ये कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपाद। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, कूटपाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किससे जाना जाता है, यूग्लिना को। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किससे जाना जाता है, यूग्लिना को। पौधा और जंतुओं के बीच योजक कड़ी क्या कहलाती है, यूग्लिना। वेरी इंपॉर्टेंट। पौधा और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, यूग्लिना को। एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, तो आंत में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, आंत में। पेचिस या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अमीबायसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंड अमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया। लिस्मेनिया से क्या होता है, काला आजार रोग होता है। निद्रा रोग, ये मेरे सीडीएस के एग्जाम में आया था। निद्रा रोग तब मुझे नहीं आया था, तब मुझे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे नहीं पढ़ती थी ये सारी चीज़ें। निद्रा रोग किससे पैदा होता है, तो ट्रिपेनोसोमा। निद्रा रोग किस पैदा करता है, ट्रिपेनोसोमा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी क्या है, इकोलाई। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों। अमीबा में जो कूटपाद होते हैं, अमीबा के अंग हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों। भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। फिर मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा, तो रोनाल्ड रॉस ने। जापान में उपहार स्वरूप क्या भेंट किया जाता है, तो यूप्लेक्टेला नाम का जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। वीनस
वीनस के फूलों की डालियाँ, वीनस के फूलों की डालिया के नाम से जाना जाता है यूप्लेक्टेला को। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? ऑस्टिया। जैसे ये स्पंज हो गया, उनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑस्टिया। और स्पंज के सिरे पर स्थित सबसे बड़ा छिद्र होता है ऑस्कुलम। देखो स्पंज हो गया, उनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वही क्या कहलाते हैं? ऑस्टिया। और जो उस छिद्रों में से जो स्पंज के सिरे पर जो सबसे बड़ा छिद्र होता है वो क्या कहलाता है? ऑस्कुलम। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया। सिलेंट्रेटा संघ है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया। किसमें रक्त नहीं होता है और लेकिन श्वसन करता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा जो जीव होता है उसमें रक्त नहीं होता बट श्वसन करता है। कोरल रीफ यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सिलेंट्रेटा द्वारा। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? टेंटेकिल्स। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? टेंटेकिल्स। प्रवाल क्या है? तो एक समुद्री जीव है। जेलीफिश के नाम से किससे जाना जाता है? ऑरेलिया को। जेलीफिश के नाम से किससे जाना जाता है? ऑरेलिया को। समुद्री एनीमोन के नाम से किससे जाना जाता है? मैट्रीडियम को। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है मैट्रीडियम को। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? फाइसेलिया को। अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है? तो हाइड्रा में। चिपटे कृमियों को किस संघ के अंदर रखा जाता है? तो प्लेटी हेलमिन्थीज। जो चिपटे कृमि होते हैं या चिपटे कीड़े होते हैं उनको किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? प्लेटी हेलमिन्थीज। फीता कृमि किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है? तो प्लेटी हेलमिन्थीज का। निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं? तो फीता कृमि। बाकी रेशम कीट उपयोगी है, केचुआ उपयोगी, मधुमक्खी मानव के लिए उपयोगी है, लेकिन जो फीता कृमि है नहीं उपयोगी है इंसान के लिए। अधपके मांस, किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? तो सुअर। जो सुअर होता है उसके अधपके मांस खाने से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है क्या? फीता कृमि कीड़ा। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया? तो निमेल्थेलमीज। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो एस्केरियासिस। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है वुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। फाइलेरिया नामक उत्पन्न रोग होता है वुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। एस्केरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में। एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। फेरीटीमा पोस्थुमा। फेरीटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो केचुए का। फेरीटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुए का। केचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन नहीं, साइनिन नहीं, हिमेटिन नहीं, बल्कि हीमोसाइनिन नामक रक्त वर्णक होता है किसमें? केचुए में। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है। क्यों? क्योंकि वह जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। केचुए में कितनी आंख होती है? तो केचुए में आंख नहीं पाई जाती है। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो भूमि को पोली करके। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो 3 जोड़ी। कीटे यानी जो कीड़े होते हैं उनमें कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो 3 जोड़ी। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है वह वातक है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि जो श्वसन अंग है वातक है। कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी कीट उपयोगी नहीं है। मच्छर में जो लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो स्तनधारी। लाह उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के श्रवण से। जो लाह होती है वह किससे उत्पन्न होती है? कीटों के शरीर के श्रवण से। रेशम का उत्पादन किससे किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के प्यूपा से। रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन किया जाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैगोट। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैगोट कहलाता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक में। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टैपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं। किसके कारण? टैपिटम लूसिडम के कारण। निद्रा रोग किससे फैलती है? सीसी मक्खी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। निद्रा रोग किससे फैलती है? सीसी मक्खी के द्वारा। मनुष्य में जो कालाजार रोग है फैलाने वाला मच्छर है सैंड फ्लाई। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है सैंड फ्लाई। कीट वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण क्या है? 3 जोड़ी पाद। कीट वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण क्या है? 3 जोड़ी पाद यानी पैर। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मादा एनीफिलीज। कटल फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया। सीपिया जो होती है उसको कटल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस क्या है? मृदु कवची है। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑक्टोपस को। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। एनालिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है नियोप्लिना। एनालिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी क्या है? नियोप्लिना। तारा मछली या स्टार फिश किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडर्मेटा। जो तारा मछली इंपॉर्टेंट है, या फिर तारा मछली को क्या बोलते हैं? स्टार फिश। किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडर्मेटा। अरस्तु का लालटेन क्या है? समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। अरस्तु का लालटेन क्या है? समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। तारा मछली किस नाम से जाना जाता है? एस्टेरियासिस। तारा मछली या स्टार फिश को और किस नाम से जाना जाता है? एस्टेरियासिस। मछली को विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है गिल्स होते हैं। मछलियों के हृदय की विशेषता इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछलियों के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो समुद्री जो घोंघा होता है वह वास्तव में मछली है। बाकी इन सभी के नाम के पीछे फिश लगे हैं बट ये मछली नहीं है। कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा भी मछली है। कौन सा वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है। कौन सा एक मीन है यानी मछली है? तो फ्लाइंग फिश मछली है।
संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछलियों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे विषैली मछली पाषाण मछली। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रणों हेतु प्रयोग होने वाली कीट पक्षी मछली कौन सी है? गेम्बूसिया। जल के बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो 0, यानी शार्क मछलियों में हड्डियां नहीं होती हैं। एम्फीबिया बनता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं का। एम्फीबिया क्या होता है कि जो स्थल में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। केवल नर मेढक टर्टराते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते हैं। केवल नर मेढक टर्टराते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष जो होता है वो नहीं होता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। और जो कीट के पैर कितने होते हैं? 3 जोड़ी। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण। शीत रक्तीय प्राणी है मछली, मेढक, छिपकली। उपर्युक्त सभी शीत रक्तीय प्राणी है मछली, मेढक, छिपकली। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है, अतः पानी या पानी के आसपास पाया जाता है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति या डोरमेंसी या फिर जो डिलीवरी होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। निम्न तापक्रम पर जंतु की प्रसुप्ति को हाइबरनेशन एवं उच्च तापक्रम पर जंतु की प्रसुप्ति को एस्टिवेशन कहा जाता है। निशंस प्राणी कौन सा है? तो कछुआ निशंस प्राणी है। किस जंतु में अश्रुग्रंथि नहीं होती है? तो घड़ियाल में अश्रुग्रंथि नहीं होती है। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? तो स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के समान ही सांपों की विष ग्रंथियां होती हैं। मतलब बोलते बोलते एकदम गला सब कुछ सूख रहा है। सबसे विषैला सर्प है करैत। करैत सबसे विषैला सर्प है। कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? तो पाइथन। पाइथन विषैला सर्प नहीं है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा घोंसला बनाता है। पहला क्लोन पशु यानी डॉली कौन सा पशु था? तो भेड़। पहला क्लोन पशुओं का बनाया गया था भेड़ का, उसका नाम क्या था? डॉली। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होता है इससे। डायनासोर था मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर क्या है? तो सरीसृप है। किस काल का? मेसोजोइक काल का। विषैली छिपकली है हिलोडर्मा। विषैली छिपकली है हिलोडर्मा। उड़न छिपकली है जो उड़ सकती है ड्रेको। ड्रेको नाम की छिपकली उड़ सकती है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है रंग बदलता है? तो वर्ण किलवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश को मछली मत समझ लेना, ये क्या है? सर्प है, सांप है। समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है। वे ध्वनि ग्रहण करते हैं कहाँ से? त्वचा से। पक्षियों की हड्डियां होती है वोतिल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान का विशेषज्ञ व्यक्ति था? डॉक्टर सलीम अली। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? गुंजन पक्षी। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? गुंजन पक्षी। और वैसे तो हमिंग बर्ड है। शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है? तो पक्षी में। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन पक्षी कौन सा है? कीवी। और आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेरा बोलते बोलते मुंह थकने के बाद भी मैं हार नहीं मान पा रही हूँ तो आपको तो सिर्फ पढ़ना और दिमाग लगाना, आप रटते जाइए। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो कि सबसे तेज गति से दौड़ सकते हैं, ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच होता है वो सबसे तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। वह विलुप्त पक्षी जिसके ऑस्ट्रिच को शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग होता है। वह विलुप्त पक्षी जिसकी चोंच में दांत था यह है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? तो सरीसृप यानी सर्प एवं पक्षियों के बीच की योजक कड़ी था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। पावोक्रिस्टेजस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। किस पक्षी के दांत थे? तो आर्कियोप्टेरिक्स के दांत थे। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता था तो गुंजन पक्षी। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो उंगलियों पर चिपकने वाले लैमिले युक्त गद्दियां होती हैं। किसके? छिपकलियों के। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है तो शुतुरमुर्ग। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो स्तन ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, 4 गोष्ठी हृदय होते हैं। जो हम है वो स्तनधारी वर्ग है, इंसान। ब्लूबर क्या होता है? तो सघन वसा की परत। ब्लूबर क्या होता है कि सघन वसा की परत। कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो मछली स्तनधारी नहीं है। बाकी जो चमगादड़, व्हेल और मनुष्य ये सब स्तनधारी प्राणी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि दुग्ध ग्रंथियां जरायुज व बाल होते हैं। विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल विशालतम स्तनधारी है, याद रख लेना। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं हम। केंद्रक विहीन लाल रुधाड़ु यानी कि आरबीसी किसमें होते हैं? तो स्तनी में केंद्रक विहीन आरबीसी होते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4। होमो सैपियंस का वैज्ञानिक नाम है आधुनिक मानव। किसका वैज्ञानिक नाम है? आधुनिक मानव का। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडम के कारण। वही तितली वाला हाल है ना। लक्ष्य निर्धारण है तो रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो चमगादड़ में। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती अल्ट्रासोनिक तरंगें। मानव का जैविक नाम है होमो सैपियंस। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है क्या? खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। अंडजी कौन? इसमें से कौन अंडज स्तनी है? तो मोनोट्रीम अंडज स्तनी है। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो कंटीला चींटीखोर।
नियत तापी प्राणी कौन सा है? इसमें तो चमगादड़ व्हेल नियत तापी प्राणी। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है तो कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। नियत तापी प्राणी है व्हेल। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो बैबून सबसे बड़ा बंदर है। अनियत तापी प्राणी कौन है? वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है वही होते हैं कैसे? अनियत तापी प्राणी। ठीक है। देने हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। कूटक किसमें नहीं पाया जाता? तो शुतुरमुर्ग में कूटक नहीं पाया जाता। डायनासोर कैसे थे? सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हेपेरिन। जो हेपेरिन होता है वो ब्लड को जमने से या ब्लड को थक्का बनने से रोकता है हेपेरिन। ऑर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप एवं पक्षी। मोलस्का क्या है? किस जानवर का संबंध मोलस्का से? तो हेलियोटिस। मैमथ पूर्वज है किसके? हाथी के। मैमथ किसके पूर्वज है? हाथी के। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। भारत की सबसे बड़ी छिपकली है व्हेल शार्क। व्हेल शार्क मछली मत समझ लेना, छिपकली है। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। तो पांडा और भालू सेम कुल के हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातिक तंत्र से। यानी कीट जो है अधिकांशतः वातिक तंत्र से श्वसन करते हैं। कौन अंडे देते हैं? सीधे बच्चे नहीं देते। तो एकिडीना अंडा देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। एक सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। नागराज। नागराज ऐसा सर्प होता है जो अन्य उसके सर्प ही मुख्य रूप से उसी का भोजन होते हैं। अंग या भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो युगलिना, फ्लेजलम, पैरामीशियम, सीलिया, स्टारफिश, नालपाद। ये चलने में सहायता करते हैं। युगलिना को चलने में सहायता करता है फ्लेजलम, पैरामीशियम को चलने में सहायता करता है सीलिया एवं स्टारफिश को चलने में सहायता करता है नालपाद, लेकिन ये सम्मिलित नहीं है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया, क्योंकि गैम्बूसिया जो है मच्छर को खा लेते हैं। कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर कपी नहीं, बाकी गोरिल्ला है, गिबन है, ऑरेंग उटैन है। ऑरेंग उटैन ये सब तीनों कपी हैं, लेकिन लंगूर जो है वह कपी या बंदर नहीं है। टीनिया या फीता कृमि तथा फैसिलोवा या पर्णकृमि किस संघ के उदाहरण? तो प्लेटी हेलमेंथीज के। एडमसिया या समुद्री एनीमोन, पेनिट्यूला समुद्री पिच्छ किस संघ के उदाहरण है? तो सिलेंट्रेटा के। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक असली मछली है? तो उड़ान मीन या फ्लाइंग फिश। मधुमक्खी के क्या है? पुमधुप या ड्रोन क्या होते हैं? जननक्षम नर। पता नहीं कैसे कैसे कुछ क्वेश्चन है। कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो यात्री कपोत। यात्री कपोत कैसा प्राणी है? विलुप्त प्राणी है। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है दूसरा कृंतक। हाथी का जो गजदंत जो हाथी के जो दांत होते हैं कौन से किस रूप में बदलता है? कौन सा? तो दूसरा कृंतक। डार्विन फिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए डार्विन फिचिंज का प्रयोग किया जाता है। किस युग्म का विविध प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो कॉकरोच एवं सिल्वरफिश। कौन सा इसमें से कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है, पढ़ चुके हैं। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? तो ढोल। इनमें से कौन सा बेमेल है? तो दाद क्रीम बेमेल है। ये बेमेल है, एक मिनट, ये ठीक है। किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी पालन। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग के संवर्गों में त्रिकोणीय हृदय होता है? तो उभयचर में एवं सरीसृप में त्रिकोणीय हृदय होते हैं। बाह्य महाधमनी चाप किसमें दिखाई देता है? तो स्तनपायी में। कौन सा एक सांप जहरीला नहीं है? तो अजगर जो होते हैं जहरीले नहीं होते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा की डॉल्फिन। मानव सदृश लघुतम कपि कौन सा है? तो गिबन। किसमें जबड़े नहीं होते हैं? किन जानवरों में जबड़े नहीं होते? मिक्साइन नामक जो जानवर होते हैं उनमें जबड़े नहीं होते हैं। इस तरीके से 527 क्वेश्चन आज हो गए और 519 क्वेश्चन पहले के, तो टोटल हो गए हैं लगभग 1046 बायोलॉजी के क्वेश्चन। इनको आप बार बार देखिए, बार बार जब तक रट ना जाए एकदम रट लीजिए साइंस के क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर मैं 500 के क्वेश्चन लाऊंगी। इस तरीके से बायोलॉजी हो जाएगा, फिर मैं फिजिक्स लाऊंगी, फिर केमिस्ट्री लाऊंगी और उसके बाद मिक्स लाऊंगी। तो आपको साइंस के लिए तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।